हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे और वेव ऑप्टिक्स का ही एक और टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। तो वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। आराम से इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वेव्स का इंटरफेरेंस क्या होता है। वेव्स के इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को न्यूटन भी अपनी थ्योरी में नहीं समझा पाए थे। न्यूटन की कौन सी थ्योरी थी? तो न्यूटन की कार्पस्कल्स थ्योरी थी कि छोटी छोटी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के लाइट बनी होती है। तो उन पार्टिकल थ्योरी के आधार पर उसने इंटरफेरेंस को नहीं समझाया। तो फिर इंटरफेरेंस को हाइगेंस ने अपने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया। तो इंटरफेरेंस को अब हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस को पहले सीधे भाषा में इंटरफेरेंस को समझना है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वेव का मिलना। एक वेव यहाँ से आई इस पार्टिकल पर मिली, एक वेव यहाँ से आई इस पार्टिकल पर मिली। तो इस प्रकार दो वेव का या तीन वेव का या ज़्यादा वेव का एक पॉइंट पर मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है कि एक वेव ये आई, एक वेव ये आई और एक रिजल्टेंट वेव बनी। तो ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर, यूँ समझो उसकी चमक, सीधी सी भाषा में इन दोनों वेव की चमक से ज़्यादा हो। जितनी चमक इसकी है इंटेंसिटी या वेव इसकी चमक है, इसकी इस वेव की चमक है, जितनी चमक इस वेव की है या जितनी इंटेंसिटी इस वेव की है, तो रिजल्टेंट वेव की चमक इससे ज़्यादा हो सकती है या रिजल्टेंट वेव की चमक इससे कम हो सकती है या रिजल्टेंट वेव की चमक इसके बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार दो वेव का मिलना और उसकी सहायता से उसकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी का बढ़ना या घटना, ये कहलाता है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो वेव एक दूसरे को अफेक्टेड करती है, जब इंटरफेरेंस कर जाती है, रिजल्टेंट वेव बनाती है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। का मतलब आप समझ गए कि दोनों वेव जब आपस में मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी या तो बढ़ चुकी होगी या घट चुकी होगी। तो वो कब बढ़ती है कब घटती है, हमने इस चैप्टर में पूरा उसके बारे में डिटेल से बात करनी है। क्या कंडीशंस बनेंगी जब अगर जो दोनों वेव एक दूसरे के साथ मिलकर के इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं ब्राइटनेस। वहाँ पर जो लाइट चमकती हुई दिखाई देती है उसे ब्राइटनेस कहते हैं। और जब दोनों वेव एक दूसरे को मान लिया इस तरह से मिलती है कि उनकी इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटी से कम होगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी या बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो उसे कहेंगे हम डार्कनेस। तो ऐसी इस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम डार्कनेस कहेंगे। तो ये इंटरफेरेंस की फिनोमिना हो गया। अब किस किस पॉइंट पर किस प्रकार से ये इंटरफेरेंस होता है, किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, उसके बारे में ही हमने बात करनी है। तो इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसके बारे में बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि मान लिया कि ये कोई पार्टिकल है और यहाँ से एक वेव चली और वेव ने जाकर के इस पार्टिकल को हिट किया और इस वेव ने इस पार्टिकल को y1 का डिस्प्लेसमेंट दिया। और ऐसे ही यहाँ से एक वेव आई, ये वेव आई और वेव ने इसको y1 का डिस्प्लेसमेंट, इसने y2 का डिस्प्लेसमेंट दिया और दोनों ने ऊपर की तरफ का डिस्प्लेसमेंट दिया। चलो, y1 का बराबर मान लिया मैंने, y1 जो डिस्प्लेसमेंट मिला मान लिया 3 mm है और y2 इज इक्वल टू 2 mm है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरी बात, ये वेक्टर सम लेना है हमने। इस तरह से मत देखना कि यहाँ पर एक ने y1 डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरे ने y2 दिया तो इसलिए जोड़ ही दिया। हमेशा इनको जोड़ना नहीं है। एक ने y1 ऊपर को डिस्प्लेसमेंट, इसने भी आया, ये वाली वेव आई और ऐसे करके हिट करी, इसने ऊपर की तरफ उठा दिया इस पार्टिकल को, इसने भी ऊपर। तो ये इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अगर एक वेव ये आ रही थी जो इसको ऊपर की तरफ हिट कर रही थी, इस पार्टिकल को एक वेव ऐसे करके ऊपर की तरफ हिट कर रही थी और एक वेव ऐसे आकर के नीचे की तरफ हिट कर रही थी, तो ऊपर की तरफ ये y1 का डिस्प्लेसमेंट मान लिया 5 mm था और नीचे की तरफ y2 का जो डिस्प्लेसमेंट था मान लिया 3 mm था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? तो y इज इक्वल टू फिर वही वेक्टर सम, तो 5 - 3 तो कितना आ जाएगा? 2 mm का। तो ये हमारे पास 2 mm का
फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल को आएगा, किधर को आएगा, नीचे को या ऊपर को। तो ये वाली वेव इसको ऊपर को हिट कर रही थी, ये ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ को इसका 2 mm का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 mm का था और 2 mm का था, ये इसको 3 mm का डिस्प्लेसमेंट, ये इसको 2 mm का डिस्प्लेसमेंट दे रही थी वेव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जा रहा था, यानी 5 हो जा रहा था। और यहाँ पर रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट था इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट से कम हो जा रहा, ना तो वो 5 है ना वो 3 है, वो कितना हो गया, 2 है, दोनों से कम हो गया वो डिस्प्लेसमेंट। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार का जो हमारे पास इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब दो वेव जब किसी पार्टिकल को हिट करेंगी तो उनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, वेक्टर में उसको जोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि मान लिया एक पार्टिकल ये है, तो एक वेव आई और एक वेव ने इसको इस टाइप से हिट किया और इसको डिस्प्लेसमेंट दिया 3 mm का। दूसरी वेव आई और उसने इसको ऐसे करके हिट किया और उसने डिस्प्लेसमेंट दिया 4 mm का। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये इधर को तो जोड़े कैसे इसको, तो इनका वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम 3 और 4 का आ जाएगा 5, तो 5 mm का इसको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमारे को, आ जाएगा ना। ऐसे करके हम इसको निकालेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 mm आएगा हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट को ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक बार हम डेफिनेशन से देख लेते हैं, आपकी बात समझ में यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गई। इसके बारे में बहुत ज़्यादा और कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास कि y = y1 + y2, इसके वेक्टर सम के इक्वल होगा y = y1 + y2। ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया कि व्हेन 2 or more waves travel in a medium, the resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum of the displacement produced by each wave separately। अलग अलग उनके जो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो y = y1 + y2, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। इस पर इतनी बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस पर हम बात करते हैं। अब हम जरा इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके, और ज़रूर नोट कर लेंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स y = y1 + y2 उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम इंटरफेरेंस के बारे में और आगे की तरफ को बात करने चलते हैं। तो इंटरफेरेंस को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसको शो करेंगे, जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वेव्स जो होती है ये, इनका जो इक्वेशन होता है, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है, इनका जो इक्वेशंस होता है ये y = a sin ωt - kx होता है। इसको ध्यान कर लेंगे आप, इस वेव का इक्वेशन बार बार यूज़ करना पड़ेगा हमें इसके इक्वेशन को। तो y = a sin ωt + -kx, प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। देखना है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही, प्लस एक्स एक्सिस पे या माइनस एक्सिस में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2π/t होती है, और k की जो वैल्यू होती है, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, वेव कांस्टेंट कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2π/λ। इसको आप नोट कर लेंगे, यानी k λ पर डिपेंड करता है, ओमेगा t पर डिपेंड करता है। तो ओमेगा = इतना और k = इतना, ध्यान कर लेंगे। ओमेगा के लिए 2πf भी होता है, हम जानते हैं। ओमेगा = 2πf, f माने फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है हमारे पास, ये ध्यान कर लेंगे, है ना। ठीक है, जो दो वेव जा रही है उनका जो इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, उन वेव के इक्वेशन, किसी भी वेव का इक्वेशन ये होगा क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव की तरह से बिहेव करेगी। अब आगे देखते हैं, ये जो वेव के अंदर ये पॉइंट आता है, इसको कहते हैं फेज। ये इसका फेज कहलाता है। हम जानते हैं कि ये जो एंगल इसके अंदर आगे बनता है, ये उसकी इस वेव की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेव कहाँ है, तो उसे उसका फेज कहते हैं। और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्टिकल का है, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स है वेव का डिस्प्लेसमेंट और वाई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि एक एक्स एक्सेस में एक वाई एक्सेस में, तो ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका इक्वेशन आया, ये भी आप ध्यान कर लेंगे, तभी हम इसमें चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक वेव ही आई और आकर के इस पार्टिकल से टकराई, और इसका जो इनिशियल हमारे पास जो फेस था, वो इनिशियल फेस मान लिया। चलो पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। इसका इक्वेशन था पहले वाली वेव का, y1 = a1 sin ωt - kx, यानी कि इसका जो फेस है इनिशियल वो kx है।
दूसरी वेव यहाँ से आई और यहाँ से आकर के वो भी इस पर टकराई, कैसे भी टकराई, किसी भी डायरेक्शन में टकराई, उसको हम बाद में देखते हैं। तो दूसरी वेव ये आई, इसका इक्वेशन था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका इक्वेशन है। तो ये भी इसका फेस है, देखो दोनों का फेस सेम है। तो इनिशियली दोनों का फेस सेम था, इसका डिस्प्लेसमेंट है x1 वेव का, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2 वेव का। अब यहाँ पर ये जो वेव आई ये वाली पहुँची, इसका जो फेस है ये हमारे पास हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स1। ध्यान करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स1 इसका फेस हो गया, मान लिया यहाँ पर पहुँचने पर। पूरा लिख देते हैं, चलो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1 बन गई इक्वेशन, तो इसका फेस इतना हो गया। और y2 इज इक्वल टू आ गई a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2, इसका फेस यहाँ पर हो गया। देखो अब फेस चेंज हो गया, यहाँ पर फेस तो सेम था, फेस पर ही सब कुछ खेल इस चैप्टर के अंदर चलना है। और इसलिए फेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि फेस से क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, पहले आप इसको समझ लो। बोलो इतनी बात समझ में आई? यहाँ से ये वेव चल रही, उसका इनिशियल फेस इतना था, यहाँ से ये वेव चल रही, इसका इनिशियल फेस इतना था। तो इनिशियली दोनों का फेस बराबर था। जब वेव दोनों जाकर के यहाँ हिट करी तो एक का फेस इतना हो गया, एक का फेस इतना हो गया, तो दोनों के फेस में चेंजेस आ गए यहाँ पर। अब फेस में चेंजेस आ गए तो अब क्या करना है, जरा मैं इसका फेस डिफरेंस निकालूंगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि फेस डिफरेंस और फेस डिफरेंस क्या चीज़ है। तो फेस डिफरेंस इनका निकालता हूँ जरा मैं, तो फेस डिफरेंस इनका निकालता हूँ मैं। फेस डिफरेंस क्या आएगा, तो फेस डिफरेंस में देखिए, मान लिया ये वाला जो फेस है इसको मैंने कहा ये φ1 है, ये फेस है ये φ2 है, तो इनका डिफरेंस φ इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2 कर लूँ, φ2 माइनस φ1 कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो φ1 माइनस φ2 कर लिया दोनों का फेस हमने। तो अब क्या होगा, φ इज इक्वल टू φ1, ये φ क्या है, ध्यान देना, फेस डिफरेंस, दोनों के फेस का डिफरेंस φ, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू ये आई, क्या आई, ओमेगा टी माइनस के एक्स1, और इसकी वैल्यू क्या आई, ओमेगा टी माइनस के एक्स2, ये वैल्यू आई। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स1 और माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स2। तो ये ओमेगा टी तो कट गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या, कितना आया, फाई इज इक्वल टू आया, इन दोनों में से के कॉमन आ गया, तो ये लिखा हमने x2 माइनस x1, तो इसको लिख दिया मैंने x2 माइनस x1, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। फेस दोनों का डिफरेंस, फेस का डिफरेंस इतना आ गया इसमें, फाई इज इक्वल टू के x2 माइनस x1, ओमेगा टी माइनस के x1, और इतना आ गया, ठीक है। तो इसका फेस डिफरेंस आ गया फाई इज इक्वल टू इतना, तो ये आ गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू के, और इसको लिखेंगे हम पाथ का डिफरेंस x2 माइनस x1, x2 इसका पाथ और x1 इसका पाथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, या फाई इज इक्वल टू, ध्यान करेंगे आप ढंग से कैसे इस फॉर्मूले को लिखना है। के की जगह क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस की जगह लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आप सीधा ध्यान रखेंगे। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, या फेस डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, इसको याद रखिए। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। इसको क्यों याद रखना पड़ेगा, अभी हम आगे जैसे जैसे चलेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि यदि हम फेस को पकड़ करके चलेंगे, यदि ये फेस हमको दिखाई देगा, फेस, ये फेस हमको पता रहेगा, तो हम रिजल्टेंट वेव के बारे में बहुत कुछ जानकारी पता कर सकते हैं। तो फेस का पता होना हमको जरूरी है, फेस डिफरेंस का पता होना जरूरी है। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हो गया हमारे पास इसमें। अभी हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करते नहीं, डेफिनेशन के बारे में बात करते ही नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं क्या क्या रहा। तो अभी बहुत ज़्यादा स्थिति हमने कुछ समझने की कोशिश करी नहीं, हमने केवल इतनी बात करी इसमें कि एक वेव आई और दूसरी वेव आई और दोनों एक पॉइंट पर दोनों ने आके हिट किया, और वहाँ पर उस पॉइंट पर दोनों का जो फेस डिफरेंस आया वो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, या इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इसका रिलेशन बना। अभी तक बात केवल इतनी हुई। चलिए अब करते हैं इसके आगे की बात। आगे की बात है कि ये दो वेव आ रही थी, एक का एम्पलीट्यूड A1 था, एक का एम्पलीट्यूड A2 था। तो दो वेव आपस में आकर के मिल रही थी किसी पॉइंट पर, एक का एम्पलीट्यूड था A1, तो एक का एम्पलीट्यूड था A1, एक का एम्पलीट्यूड था A2, और दोनों के बीच का फेस था फाई।
ध्यान करना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि एक वेव ये आ रही थी, इस वेव का एम्पलीट्यूड था A1, और एक वेव ये थी, इसका एम्पलीट्यूड था A2, और ये रिजल्टेंट वेव बन रही थी। इन दोनों के बीच का पहले फेज डिफरेंस देख लेते हैं। चलो मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करता हूँ, 90 पे कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों ऐसे करके दो वेव के एम्पलीट्यूड थे A1 और A2, और ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, इसको हम बोलेंगे AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये आ गया, जो रिजल्टेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड AR आ गया। दो वेव लिखी थी नहीं कि लिखी थी अभी हमने, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, ऐसे करके एक वेव आ गई थी जब पॉइंट पर हिट कर रही थी। तो A2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के x2, ऐसे करके दो वेव आ गई थी। इन दोनों का फेस का जो डिफरेंस था वो क्या था, वो ये एंगल मान लिया हमने कितना है फाई, दोनों के फेस का डिफरेंस फाई, और इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये देखो ये वाली वेव है पहली वाली, ये वाली वेव का इक्वेशन क्या है, तो ये हमारे पास y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 है मान लिया, और इस वाली का इक्वेशन क्या है इसका, तो यह है A2 साइन y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2, ये आ गया, और इन दोनों के बीच का जो फेस है वो फाई है। अब ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस AR की वैल्यू कितनी होगी, इसको बताना है हमने। तो इसके लिए इक्वेशन ध्यान करेंगे, दो वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम आप जानते हैं कैसे करते हैं कि AR का स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। आप जानते हैं ना, ऐसे निकालते हैं हम इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब वेक्टर सम निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यही लगाया जाता है कि AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है A1 A2 पर तो डिपेंड कर ही रहा, जो मेन पॉइंट है हमारे पास वो डिपेंड कर रहा फाई पर। A1 A2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड जो दो वेव आ रही है उनके एम्पलीट्यूड के, लेकिन इस एंगल को चेंज कर सकते हैं, इस एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने एंगल पर वो वेव जाकर के मिल रही है। तो इस एंगल पर डिपेंड करता है, इस एंगल को। तो ये फाई क्या है, वेयर फाई इज इक्वल टू क्या है, फेस डिफरेंस। तो इस फेस डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड घट जाएगा तो ब्राइटनेस घट जाएगी। तो इस पर डिपेंड करता है फेस, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा, केवल फाई पर। इन पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन ये तो पहले से तय है, ये फाई अलग अलग हो सकता है। अब मान लिया, अब होना क्या चाहिए, अगर हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न किसी पॉइंट पर बनाना है तो हम चाहेंगे कि इस फाई की वैल्यू फिक्स रहे, जो फेज डिफरेंस है कांस्टेंट रहे। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं समझ रहे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने कहा था कि अभी ये एक वेव यहां से आई, एक वेव यहाँ से आई, इनिशियली इसका फेस कुछ था, इनिशियली इसका फेस सेम था, इस पॉइंट पर आने पर दोनों के फेस अलग अलग आ गए, लेकिन फेस डिफरेंस ध्यान करना है, दोनों यहाँ पर आने पर दोनों के फेस देखो, एक वेव का फेस इतना है, दूसरी वेव का फेस इतना है, तो दोनों के फेस हैं तो अलग अलग। जब उस पार्टिकल पर दोनों वेव टकराई ऐसे करके तो दोनों के फेस अलग अलग थे, दोनों जब ये दो वेव टकराई तो दोनों के फेस टकराते समय अलग अलग थे, लेकिन फेस डिफरेंस देख लेना है। अगर फेस डिफरेंस 30 डिग्री का है और वो हमेशा 30 डिग्री का ही बना रहे, चेंज ना हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा। कहने का मतलब फेस अलग अलग हो सकते हैं दोनों के, लेकिन फेस का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। टाइम के साथ साथ फेस का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए कि 1 सेकंड के बाद 30 डिग्री एंगल बन रहा, 2 सेकंड के बाद 50 डिग्री एंगल बन रहा, फिर 40 डिग्री एंगल बन रहा, फिर 30 डिग्री एंगल बन जा रहा। ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करना चाहिए। ये फेस का जो डिफरेंस है यहाँ पर, अगर 30 डिग्री फेस का डिफरेंस आ रहा तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा 30 डिग्री ही कांस्टेंट रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यही पॉइंट है बस, यहीं पर इंटरफेरेंस यहीं पर समझ में आ जाएगा, इंटरफेरेंस यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है और यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो उससे क्या डिफरेंस होगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मान लिया फेस 30 डिग्री पर है, ये कांस्टेंट कर दिया हमने, तो AR की कुछ वैल्यू आ रही और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा जहाँ पर कि फेस कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो इंटरफेरेंस बन रहा उसमें इस प्रकार की हमारे को कोई फ्रिंज दिखाई दे रही, चमकती हुई कोई
डार्क, यहाँ पर ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, ऐसी लाइट दिखाई दे रही है जो चमक रही, अचानक से इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई और चेंज होने से फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी, इसकी फाइनल ये जो हमारे पास ये वेव बनेगी इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस फेस को चेंज नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करूँ, इसको बात को बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बात को देखिए, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी भी इस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर मैं इस पर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में इसको फॉर्मूले को बनाऊं तो इस ए आर स्क्वायर की जगह देखो स्क्वायर की जगह इसकी जगह मैं लिख देता हूं आई आर, बोलो ठीक है, स्क्वायर समेत आई ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसको क्या लिख देंगे हम ऐसे ही, इसको लिख देंगे हम I1, इसको लिख देंगे हम ऐसे I2, इसको क्या लिख दूंगा मैं 2 रूट I1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा रूट I2, और ये क्या हो जाएगा cos फाई। इस प्रकार से फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब इंटेंसिटी को देख लो आप, इंटेंसिटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, फाई पर डिपेंड कर रही है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो किसी पॉइंट पर लाइट कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए, मान लिया हमने इंटरफेरेंस कराया, इंटरफेरेंस कराने पर पैटर्न ऐसे बना कि यहाँ पर एक लाइट, फिर यहाँ पर एक डार्क लाइट, यहाँ पर फिर चमकती हुई लाइट, यहाँ पर फिर डार्क लाइट, यहाँ पर फिर चमकती हुई लाइट, यहाँ पर फिर डार्क लाइट, ऐसे करके यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस बन रहा है। इस तरह से हमको दिखाई दे रहा, तो बहुत बढ़िया इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, ये ठीक हो गया। अचानक से एंगल चेंज हो गया फाई, तो भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी तो चेंज हो जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब इन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो जाएगी तो हो सकता है अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ और दिखाई दे, यहाँ पर ये लाइट जो ब्राइट दिखाई दे रही थी डार्क दिखाई देने लग जाए, यहाँ पर जो डार्क दिखाई दे रही थी यहाँ ब्राइट दिखाई देने लग जाए, तो पैटर्न बदल जाएगा। फाई के चेंज होने पर या फाई के बार बार बदलने पर क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा कि नहीं, इंटरफेरेंस तो होगा अभी भी, लेकिन वो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो हमको बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इंटरफेरेंस का पैटर्न अच्छा देखने के लिए ये जो फाई की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। फाई कौन है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ध्यान करो, बहुत बार बार कह रहा हूं मैं इसको कि अगर हम एक जैसा पैटर्न कहीं पर देखना चाहते हैं, इंटरफेरेंस कहीं पर देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि दो लाइट कहीं पर मिले और एक वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज ही ना हो, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हो जाएगा तो हम इनके बारे में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जब पैटर्न फिक्स रहेगा तो मैं इसकी चौड़ाई भी निकाल सकता हूँ, इसकी विड्थ निकाल सकते हैं हम, इनके बीच की यहाँ सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और भी कई चीज़ें हम इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये पैटर्न ऐसा ही रहना चाहिए। यदि ये पैटर्न बदल जाएगा, मैंने कहा यहाँ से और इस वाले की डिस्टेंस बताओ, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट की डिस्टेंस बताओ, अचानक से डार्क हो गई, अगर जो एंगल चेंज हो गया तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ सारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे। इंटरफेरेंस तो अभी भी होगा, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इंटरफेरेंस प्रॉपर पैटर्न को प्रॉपर बनाने के लिए किस पर डिपेंड करता है, फाई पर। फाई क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई क्या है, फाई क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यूज रख दी हमने। तो ये हमारे पास इसमें इंटरफेरेंस का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया। अभी अच्छा इंटरफेरेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा इंटरफेरेंस करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है। जो दो सोर्सेज होंगे जो कि आपस में मिलकर के इंटरफेरेंस करेंगे, तो वो दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, तो वो दोनों सोर्सेज हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। अब वो कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जरा इन दोनों फॉर्मूलों को और इस फॉर्मूले को आप ध्यान कर लेंगे। एंगल जो फाई वगैरह के एंगल हैं कि अलग अलग एंगल पर कहाँ पर ब्राइटनेस बनेगी, कहाँ डार्कनेस बनेगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान कर लेंगे। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेंगे, मैंने इसको समझा ही दिया। इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना इन विच टू wave superpose, two or more wave superpose to form the resultant wave of the lower higher or same amplitude। जो resultant wave बनेगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों से कम भी हो सकता है, या दोनों के एम्पलीट्यूड में से किसी एक के एम्पलीट्यूड के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।